किसी ने क्या खूब कहा है, क्या कहा है सर? परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ये बात बिल्कुल सच्चाई है बच्चा, ये बिल्कुल बात जो है बिल्कुल सच्ची है। वो लोग हमेशा जो है बेटा खामोश ही रहते हैं, है ना, जिनके हुनर बोलते हैं, है ना। आप भी बच्चा जो है ना अपनी तैयारी जो है इतनी खामोशी से कीजिएगा कि जो आपकी जो है ना मेहनत जो है वो क्या कर दे, शोर मचा दे। क्लियर है बच्चा? तो शुरू करते हैं आज की क्लास सुपर 50 एमसीक्यूज के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं मेरे लाडलो, है ना। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट माय बच्चा पार्टी, द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नॉन एज, विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित नियम है। आप सबको पता है यार, वन ओनली वन, दैट इज व्हाट बच्चा, कुलाम्स बाबा। कौन आएंगे इसके अंदर? कुलाम्स बाबा। आप सभी को पता है बच्चा, कुलाम ने ये नियम दिया था कि दो अगर आपके पास क्या है, चार्जेस हैं, अगर आपके पास कितने चार्जेस हैं, 2 चार्जेस Q1 एंड Q2, तो इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया था? कुलाम बाबा ने दिया था मेरे लाडलो। और यहां फॉर्मूला दिया था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो आपने सुना ही होगा मेरे लाडलो, जहां पे आपका K क्या है बेटा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, R जो है बेटा इनके बीच की दूरी होती है। और निर्वात के लिए अगर हम K का मान की बात करें यहाँ पे, तो ये होता है बेटा 9 गुणा 10 की घात 9, ठीक है ना, SI यूनिट के अंदर। ओके मेरे लाडलो जी बच्चा। नेक्स्ट रसगुल्ला ये रहा बच्चा आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन सा ये रसगुल्ला है। किसी पिंड को ऋणावेशित किया जा सकता है अधिक इलेक्ट्रॉन देने से, कुछ इलेक्ट्रॉन हटाने से, कुछ प्रोटॉन देने से, कुछ न्यूट्रॉन उससे हटाने से। कौन सा ऑप्शन सही है मेरे लाडलो? देख लीजिएगा एक बार इंग्लिश में। A body can be negatively charged by giving excess of electron it, removing the some electron from it, giving some protons एंड रिमूविंग सम न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो ये लास्ट वाला तो वैसे ही खत्म है। कुछ प्रोटॉन देने से, तो प्रोटॉन दोगे आप तो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे, तो ये भी नहीं हो सकता है। मतलब लास्ट वाले 2 ऑप्शन तो अपने आप ही खत्म हो गए हैं। अब 2 ऑप्शन है अधिक इलेक्ट्रॉन देने से या कुछ इलेक्ट्रॉन हटाने से। तो आपको पता है बेटा, मान लो मेरे पास ये 2 न्यूट्रल बॉडी हैं, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है मेरे बच्चा पार्टी। अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, है ना, तो आपको ये सबको पता है कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। न्यूट्रल बॉडी का जो सिस्टम है वो क्या होता है, जितने उसमें बेटा इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन। इसमें भी जितने इलेक्ट्रॉन है उतने क्या है, प्रोटॉन, जब न्यूट्रल है, ठीक है ना बेटा। जब बॉडी न्यूट्रल है तो ये कंडीशन होती है, ठीक है ना। जब बॉडी उदासीन होती है तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं मेरे लाडलो, प्रोटॉन भी होते हैं। याद रखना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। बट जैसे ही आपने क्या कर दिया, मान लो ए से कुछ इलेक्ट्रॉन बी पे ले लिए, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, यहाँ प्रोटॉन बढ़ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे और प्रोटॉन कम हो जाएंगे। क्लियर और नॉट? और जैसा कि आपको पता है परिमाण में, अगर परिमाण की बात करें तो दोनों के लिए जो आपका परिमाण आता है ना, आवेश का, प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है मेरे लाडलो, वो होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। होता है कि नहीं होता है? तो देखो यहाँ पे मान लो प्रोटॉन ज्यादा है तो जितने इलेक्ट्रॉन है उससे प्रोटॉन कट जाएंगे। एक्सेस प्रोटॉन के कारण, अधिक प्रोटोनों के कारण इस पे कैसा आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव। और इसमें अधिक इलेक्ट्रॉन है तो इस पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। क्वेश्चन पे चलो, क्या कह रहा है क्वेश्चन सुनो। किसी पिंड को ऋणावेशित किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन निकाल के या इलेक्ट्रॉन डाल के। देखो देखिए, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो तो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, वो तो धनावेशित हो रहा है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो क्या हो रहा है, ऋणावेशित हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बेटा आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन ए को क्या कर दिया जाए मेरे लाडलो, लॉक कर दिया जाए, ठीक है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा, ये जो है बेसिक क्वेश्चन आप बोल सकते हो, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, जिसके अंदर ये थ्योरी आपकी अप्लाई हुई है बेटा। जिसने ये थ्योरी अच्छे से कर ली है तो वो इसको आसानी से कर सकता है। देखो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एक बार उसके चारों ऑप्शन जरूर पढ़ लें, और ऑप्शन पढ़ने से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका आंसर कौन सा होने वाला है। कुछ ऑप्शन तो डायरेक्टली जो है बेटा क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये कंफर्म है मेरे लाडलो। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिएगा,
अगला क्वेश्चन ये रहा बहुत ही शानदार सा, देखता हूं कौन कौन बच्चा इसका आंसर दे पाता है। मैं देख रहा हूं, ये देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है, किसी वस्तु पे न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है, द मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, मेरे लाडलो मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है। तो क्या आपने कभी कहानी पढ़ी है, अरे आवेश का क्वांटम, आवेश का क्वांटम जानते हैं क्या आप, और क्वांटम क्या होता है ये भी आपको पता होगा, क्वांटम ऑफ चार्ज, क्वांटम ऑफ ए चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। क्या होता है मेरे लाडलो, इलेक्ट्रॉन। और क्वांटम का मतलब ही क्या होता है बेटा, किसी भी भौतिक राशि का वह छोटा से छोटा मान जिसको हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सके, एक जगह से दूसरी जगह पे, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित कर सके, वही होता है बेटा क्या, आपका क्वांटम। ठीक है ना। तो यहाँ क्वांटम ऑफ आवेश होता है बेटा इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुलाम। तो यही जो है किसी वस्तु के लिए कम से कम आपका आवेश हो सकता है ना। किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुलाम। दिस इज द राइट आंसर मेरे लाडलो। इससे कम नहीं हो सकता, ज्यादा तो हो सकता बट इससे कम नहीं होगा। कहीं ना कहीं क्वांटीकरण आप यहाँ पे यूज करना चाहें तो क्यू बराबर होता है बेटा एन ई। क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, जहां की प्लस माइनस आपको ये बताता है मेरे लाडलो कि जो है जो आपकी वस्तु है वो धनावेशित भी जो है आवेशित हो सकती है और ऋणावेशित भी आवेशित हो सकती है। किसी बॉडी को आप पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हो और नेगेटिवली चार्ज भी कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको याद होगा एन जो है वो बेटा क्या होता है 1 2 है ना, इस तरह से लेते हैं अपन 1 2 3 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो यहाँ मिनिमम एन की वैल्यू आप 1 रख सकते हो, तो Q इज इक्वल टू कितना होता है, E आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम बच्चा। ठीक है। तो मिनिमम जो आवेश है, न्यूनतम जो आवेश है किसी वस्तु पे कितना हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर मेरे लाडलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बताओ देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर। देखो आपको ये तो पता होगा कि जो आपके पास जो है परमिटिविटी है, विद्युतशीलता है, उसका वैल्यू तो होता है 8.85। निर्वात के लिए ई नॉट लिख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, ठीक है, गुणा 10 की घात माइनस 12। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, इसमें तो नो है। ठीक है, इसमें भी नो दे रखा है। बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो वैल्यू है ना, ये जो आपका मान आता है ये के का आता है, ना कि विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का तो क्या होता है, सिंबल एप्सिलॉन नॉट होता है। और कहीं न कहीं बेटा अगर आप यहाँ पे कूलाम का नियम लगाते हैं एफ बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब मान तो ये होता है, इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, देखो इन दो ऑप्शन के काटने के बाद ये दो ऑप्शन बचते हैं, दोनों में परिमाण बराबर दे रखा है बट मात्रक अलग दे रखे हैं। तो मात्रक जरा यहां से आप देख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट बराबर फॉर्मूला हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मेरे लाडलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर क्या है, आवेश है, चार्ज है, तो ये कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसमें से देखो कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही होगा या ऑप्शन बी सही होगा, जल्दी से जल्दी आप बताइएगा। तो बेटा इसके अंदर जो है ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन सी जो है बेटा बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका मात्रक जो है ना, ये मात्रक जो है ये गलत हो गया है, जबकि मात्रक होता क्या है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है ना, कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो यहां लगा देते कूलाम, यहां पे लगा देते हैं पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका इसका बेटा ऑप्शन आता है मेरे लाडलो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन बच्चा पार्टी आपका, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज विल बी। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्या होता है। तो यार यहां पे लगा दीजिएगा Q बराबर एन ई वाला फॉर्मूला, क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा। देखो क्वेश्चन में आपको Q का वैल्यू दे रखा है 1 कूलाम, ठीक है, आपसे n पूछा है, तो क्या यहां से n का फॉर्मूला नहीं बना सकते क्या, n का सूत्र बना लो मेरे लाडलो। n बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा E हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो n बराबर Q का वैल्यू कितना है 1 और E का वैल्यू कितना है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। ठीक है ना, ये भी गुलाम में है, ये भी गुलाम, गुलाम से गुलाम कट जाएगा, और मेरे लाडलो ये उत्तर आएगा 6.25 गुणा 10 की घात 18। इतने सारे जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं एक गुलाम के अंदर। 6.25 गुणा 10 की घात 18 जो है इसका राइट उत्तर होगा मेरे बेटा। यहाँ पे
ऑप्शन नंबर कौन सा लॉक कर दिया जाए गुरुजी? जो आप कहो सर। तो मैंने तो बोल दिया बी को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो? बी को, क्योंकि मेरा उत्तर जो है वो बी से ही मैच कर रहा है, तो बी को लॉक कर दिया जाए। राइट आंसर इज व्हाट बच्चा कि 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं मेरे लाडलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो गुरुदेव। लीजिएगा बच्चा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये अपनी जो सीरीज चल रही है सुपर सुपर डुपर सुपर 50 की है ये सीरीज। ये क्वेश्चन लगा के चले जाना बच्चा, हर यूनिट वाइज मैं आपको सुपर 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा मेरे लाडलो। वही क्वेश्चन लगा के आप एग्जाम में चले जाना, पेपर की खोपड़े में छेद जरूर करके आ जाओगे। देखिएगा बच्चा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो आवेश वायु में एक दूसरे से डी दूरी पर रखे हैं। कितनी दूरी पे रखे हैं? डी दूरी पे रखे हैं। इनके बीच लगने वाला बल F है। कितना है? F है। यदि इन्हें दो परावैद्युतांक वाले द्रव्य में डुबो दिया जाए तो सभी स्थितियां समान रहें, तो अब इनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा? ठीक है बेटा, तो टू चार्ज्ड स्फीयर separated at a distance small d exerted a force capital F on each other if they are immersed in a liquid of dielectric constant 2, then what is the force? What is the force if all conditions are same? बताइएगा बच्चा कौन सा इसका आंसर आने वाला है। मैं देखता हूं कौन कौन बच्चा इसका सही आंसर दे रहा है। फटाफट से बच्चा आप लोग जो है इसका आंसर देना शुरू कीजिएगा। कांस बच्चे जो है राइट आंसर दे रहे हैं। देखिएगा बच्चा, क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखो, आपको बोला गया है कि टू चार्ज स्पेयर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस डी, ठीक है, एक्सर्ट ए फोर्स एफ ऑन ईच अदर। दो स्पेयर है जिनके बीच की डिस्टेंस डी है और एक दूसरे पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं? एफ फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, दे आर इमर्स्ड इन द लिक्विड ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। परावैद्युतांक का वैल्यू दे रखा है 2। तो अब पूछ रहे हैं कि बाकी सारी कंडीशन सेम है, सिर्फ हमने क्या कर दिया? माध्यम बदल दिया। ठीक है ना, क्या बदल दिया बेटा? माध्यम बदल दिया। तो फोर्स कितना हो जाएगा? तो आपको याद हो यार के, या आपने रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ी होगी, है ना? क्या? एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन और आर जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे लाडलो? तो ये होता है बेटा EM अपॉन E नॉट, और इसको फोर्स के रेशियो में लिखते हैं, बल के रेशियो में लिखा जाता है F नॉट बटा FM। याद है आपको? F नॉट क्या है बेटा? निर्वात में दो आवेशों के मध्य बल। तो कहीं ना कहीं अपन बोल सकते हैं ये F नॉट बना दें। इन्होंने F लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन इसको F लिख देंगे। तो देखो यहाँ से K बराबर अपन लिख सकते हैं F बटा में FM। ठीक है, अब जिस माध्यम में इसको डाला गया है उसके लिए बल निकालें तो ये इधर चला जाएगा। FM बराबर क्या हो जाएगा? F अपॉन K। क्लियर है? F अपॉन K की वैल्यू दे रखी है 2, तो बेटा वहां पे फोर्स कितना हो जाएगा? F बटा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए को क्या कर दिया जाए मेरे लाडलो? लॉक कर दिया जाए। दिस इज द राइट आंसर मेरे लाडलो। ऑप्शन ए क्या इसका आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल ये सही आंसर है मेरे बच्चा पार्टी। क्यों? अब याद रखना ये रिलेशन, ठीक है ना, आपको मैं बता दूं ये रिलेशन बहुत काम का है। एप्सिलॉन आर या फिर के, है ना? हाँ, आप एक विद्युतशीलता भी बोल सकते हो और इसको पैराविद्युतांक बोलते हो, है ना? रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ये दो विद्युतशीलताओं का, दो परमिटिविटी का अनुपात होता है बेटा, रेशियो होता है, जिसमें आप लिखते हो EM अपॉन E नॉट। ठीक है बच्चा, और यहाँ पे साथ में आप लिखते हो क्या? F नॉट अपॉन FM। सेम ये आपका आ जाता है E नॉट अपॉन EM, या E नेट भी आप बोल सकते हो इसको। और जब कैपेसिटेंस की बात आती है सॉरी बच्चा, तो यहाँ पे ये जो है आपका आ जाता है CM अपॉन C नॉट। तो ये जो रिलेशन है ना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे बड़े क्वेश्चन बनते हैं मेरे लाडलो। तो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं आप इस पूरे रिलेशन को अच्छे से याद करके रखें, और इस तरह के क्वेश्चन आए तो उनको फरकच्चे उड़ा दें उनके, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 3 आवेश ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हैं। ठीक है, शीर्ष ए पर रखे आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल BC के लंबवत दिशा में होगा। BC ये रहा बेटा, इसके लंबवत दिशा में इस पे कितना बल लगेगा ये पूछ रहा है। 3 चार्जेस आर प्लेस्ड at the vertices of an equilateral triangle of side A as shown in the following figure. The force experienced by the charge placed at the vertex A in a direction normal to the BC is,
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। पहला ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा आया है। तो देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हो। क्या ध्यान देना है? ये पॉजिटिव चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा, इस तरफ लगाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ F1। ये नेगेटिव चार्ज है तो इसको अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स लगाएगा इधर, इसको बोल देते हैं अपन F2। अब ये बोल रहा है कि BC के लंबवत, BC के परपेंडिकुलर कितना फोर्स होगा? तो देखो सिंपल सी बात है बेटा, इसका एक घटक इधर आएगा F1 का, है ना, इसका एक घटक इधर आएगा F2 का, और F1 का भी एक घटक ऊपर की तरफ आएगा, जो भी आएगा वोटेवर। यहाँ पे मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा अगर है इसमें, तो अपन ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है ना। एंगल से दूर जाते हैं तो साइन थीटा आता है, तो F2 साइन थीटा आप बोल सकते हो इसको, और इसको बोल सकते हो F1 साइन थीटा, जो कि आपको बता दो जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, सिर्फ डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और परपेंडिकुलर जो यहाँ पे फोर्स लगेगा, है ना, सो फोर्स ऑन ए इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन कितना हो जाएगा मेरे बच्चा पार्टी? ये हो जाएगा 0, ठीक है ना। हाँ, तो याद रखना बिंदु ए पे जो आवेश है, ठीक है, बिंदु ए पे यहाँ जो आवेश है उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा? 0 लगने वाला है। क्यों होगा बेटा? तो देखो इस क्यू के कारण बल इधर लगा, इस वाले क्यू के कारण बल माइनस, क्योंकि माइनस आया तो इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ये प्लस का आवेश है, ठीक है सर, ये प्लस प्लस प्रतिकर्षित कर रहे थे तो इसको प्रतिकर्षित कर रहा था, इसको आकर्षित कर रहा था। अब इनके दो घटक तोड़े, एक घटक F1 साइन थीटा, दूसरा आया F2 साइन थीटा, दोनों के दोनों जो है परिमाण में बराबर है और आपका जो है दिशा में क्या है? विपरीत है। तो यहाँ पे इन दोनों का अगर अपन ऐड करेंगे F1 साइन थीटा प्लस F2 कॉस थीटा, तो ये वैल्यू आती है बेटा कितनी? 0, ठीक है ना। तो इस पे लंबवत फोर्स जो आया वो कितना आया? ए पे जो आवेश रखा है उस पे जो है BC के लंबवत जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा मेरे लाडलो? 0 लगेगा, शून्य लगेगा। अच्छा क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो बिंदु आवेश Q व माइनस Q जो कि D दूरी पर है के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान F है। जब इन आवेशों को दो एक समान गोलों में त्रिज्या 0.3 d एवं जिनके केंद्र के बीच की दूरी d मीटर है रख दिया जाए तो उनके बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल का मान क्या होगा? ठीक है जी, ये d है मेरे लाडलो यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी क्या है? ये d दूरी है। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस q एंड माइनस q separated by d meter is Fe. When these charges are placed on the identical sphere of radius r is equal to 0.3 d whose centers are d meter apart, the force of attraction between them is। मेरा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ी सी जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज बोले तो वो ज़्यादा है, कुछ इसका जो है बेटा है ना, ये जो प्रोसेस है लाइनें है ज़्यादा हो गई है, थ्योरी ज़्यादा आ गई है इसके अंदर, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। कह रहा है बंदा कि दो आपके पास आवेश है, एक Q और एक माइनस Q, जिनके बीच की दूरी कह रहा है d है। तो अब इनके बीच में जो बल लग रहा है वो लग रहा है बेटा Fe। कितना लग रहा है? Fe। अब कह रहा है अगर ये आवेश हम लोग क्या कर दें, दो एक समान गोलों पर दे दिए दे, जिनकी त्रिज्या भी दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको? r, है ना, ये r दूरी दे रखी है इधर भी, और इधर भी r दूरी दे रखी है, और इन दोनों के केंद्र से जो दूरियां है वो अभी भी कितनी है? d है। तो अब पूछ रहा है कि अब इनके बीच में जो बल है वो कितना हो जाएगा। तो बताओ, देखिए बल घटेगा बढ़ेगा? इनके बीच की दूरी अब बढ़ गई घट गई? घट रही है बेटा। देखो इधर से भी कितनी दूरी घट जाएगी? पहले तो भाई बिंदु आवेश थे ये, तो पूरी दूरी डी थी इनके बीच में। अब जैसे आपने गोलों में रख दी, जिनकी त्रिज्या आपने कितनी ले ली बेटा? यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक ये भी कितनी है? r है, ठीक है ना। तो r इधर से कम हो जाएगी, r इधर से कम हो जाएगी, तो अब ये बीच की दूरी, ये जो दूरी है ये d डैश हो जाएगी, ये कम हो गई। कम हो गई कि नहीं होगी भाई? आवेश तो यहीं से शुरू हो गया ना, तो ये d डैश आ जाएगा। तो यहाँ d डैश है बेटा क्या?
कम हो गई है डी से। अगर आपको पता हो कि जो आपका बल होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये दूरी अगर घटी है तो बल क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो दूरी क्या हो गई हमारे पास, घट रही है, तो बल क्या हो जाएगा, है ना, बताओ। देखिए इसके अंदर बल क्या हो जाएगा, दूरियां घट रही है तो ये आकर्षण बल बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, आकर्षण बल बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल कतई इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को समझे बच्चा, पहले ये कंडीशन है, सिर्फ बिंदु आवेश बोल सकते हो आप इनको, इनके बीच की दूरी डी थी। अब ये कहा गया है क्वेश्चन में कि इस आवेश को भी एक गोले पे दे दिया जाए और इस आवेश को भी एक गोले पे दे दिया जाए, है ना, जिसकी त्रिज्या आर का मान भी दे रखा है, ये दे रखा है आपको, ठीक है ना, तो अपन ने आर ही मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा करने पे, है ना, और साथ में ये भी बोला कि दोनों गोलों को आपने डी दूरी पे ही रखना है। कितनी दूरी पे रखना है, डी, जो कि यहाँ है। तो अब क्या है, दोनों के आवेश गोले पे आने से क्या हो गया, दोनों गोलों के बीच की जो है ना, केंद्र से केंद्र की नहीं बोलेंगे, दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी बच्चा, यहाँ पे घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आकर्षण बल इनके बीच में बेटा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तांबे तथा एल्यूमिनियम के दो एक समान चालक एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हैं, ठीक है जी। एल्यूमिनियम पर प्रेरित आवेश का परिमाण कितना होगा। टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर प्लेस्ड इन एन आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड चार्ज इन द एल्यूमिनियम विल बी। तो ये यहां पे मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी को आप लॉक कर दो बच्चा, ठीक है ना, ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिएगा। आपने एक समान विद्युत क्षेत्र में दोनों चालकों को रखा है। एक जो चालक है वो एल्यूमिनियम से बना है, दूसरा किससे बना है, तांबे से बना है। तो दोनों के ऊपर जो आपका इंड्यूस्ड चार्ज होगा, ठीक है ना, जो आपका प्रेरित आवेश होगा बेटा, वो एक समान ही आएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान है। अगर एक समान विद्युत क्षेत्र रख रहे हो तो दोनों पे जो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के कारण वो एक समान ही लगेगा, तो दोनों पे जो आवेश का मान आएगा वो एक समान आने वाला है मेरे लाडलो। तो ऑप्शन नंबर जो है बेटा इसमें सी को क्या कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.6 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 कूलम चार्ज विल बी। तो बेटा देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे भी आपको क्यू बराबर एन ही लगा लेना है। आपको पूछा क्या है, नंबर पूछा है इलेक्ट्रॉनों का, तो यहाँ पे n बराबर क्या आ जाएगा, q अपॉन ई आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू अब की बार आपको 1.6 दे रखी है। ऐसा ही क्वेश्चन पहले आया था जिसमें एक थी वैल्यू, ठीक है। तो 1.6 गुणा 10 की घात कितना, -19। तो बेटा ये हो जाएगा 10 की घात 19 आपका उत्तर, ठीक है ना, क्योंकि ये तो कट जाएगा और 10 की घात -19 है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए को क्या कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक खोखले गोलाकार आवेशित चालक के मध्य विभव नियत रहता है बच्चा, याद रख लेना। खोखले गोले के अंदर और पृष्ठ पे आवेश का मान हमेशा नियत रहता है, और पृष्ठ पे जितना आवेश होता है उतना ही पूरे के पूरे खोखले जो आपके पास में गोला है उसके अंदर होता है। ये खोखला गोला अगर है और मान लो इसके पृष्ठ पे आवेश कितना है, v है, तो अंदर भी हर जगह जो आवेश है वो कितना रहेगा बेटा, v ही रहेगा। ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है ना। इनसाइड ए होलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर द पोटेंशियल कैसा रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चा क्या कह रहा है। दो छोटे गोलाकार परस्पर r दूरी पर रखे हैं, ठीक है, प्रत्येक पर q विद्युत आवेश है। यदि एक गोलाकार को दूसरे गोलाकार के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घुमाया जाए, घुमा लो भाई कोई दिक्कत है नहीं, तो संपन्न कार्य होगा। देखो एक गोला ये है, दूसरा गोला ये है, दोनों आवेशित हैं, ठीक है ना। दोनों गोले क्या है बेटा, आवेशित है। इस पे भी क्यू आवेश है और इस पे भी कितना आवेश है, क्यू आवेश है। इनके बीच की दूरी क्या है, आर है। अब ये कह रहा है कि इसी एक को, मान लो इसको आप जो है आर त्रिज्या के गोले पे ऐसे घुमा रहे हो, है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा। अगर इसको आप ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है ना, इस तरह से घुमा रहे हो, अब ये मान लो यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया, ये गोला इस तरह से चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं ये आर त्रिज्या का जो आप गोला देख रहे हो ये क्या है, एक समविभव पृष्ठ है बेटा। क्या है, समविभव पृष्ठ है, ठीक है। समविभव पृष्ठ क्यों है बच्चा, तो समविभव पृष्ठ इसलिए है, इस आवेश के कारण इस पे हर जगह विभव सेम आएगा। v बराबर क्या होता है, के क्यू बटा आर। अब क्यू नहीं बदल रहा है, आर नहीं बदल रहा है, तो आपका विभव हर जगह सेम आया। और समविभव पृष्ठ पे किसी भी आवेश को अगर आप चलाते हो तो किया गया कार्य हमेशा शून्य आता है। समविभव पृष्ठ पे किसी भी आवेश को आप चलाते हो तो किया गया कार्य क्या आता है, शून्य आता है। एक्चुअली में आपको पता होगा, आप लिखते हो वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू ए टू बी
अपॉन क्यू, यही लिखते हो आप लोग। तो यहां से अगर कार्य निकालना चाहो आप डब्ल्यू ए टू बी, कोई दो बिंदु ले लो, एक बिंदु यहाँ ले लो, एक बिंदु यहाँ ले लो, ये ए ले लो, ये बी ले लो, ठीक है ना। तो डब्ल्यू ए टू बी निकालना चाहते हो आप, तो आप लिखोगे वी बी माइनस वी ए इंटू में क्यू, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ये जो क्यू इधर भाग में था उधर गुना में चला जाएगा, और क्योंकि सम विभव पृष्ठ है तो वी ए और वी बी बराबर होंगे, और अगर ये बराबर होंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा बच्चा? 0 आ जाएगा। अगर ये 0 आ गया तो आपका कार्य क्या आएगा बेटा? आपका कार्य भी 0 आ जाएगा, है ना। आपका कार्य भी क्या आ जाएगा मेरे लाडलो? यहाँ पे 0 आएगा। तो याद रखना डब्ल्यू ए से बी किया गया कार्य कितना आया? 0। अब ऐसे ही आप पूरे पृष्ठ पे घुमाओगे तो हर जगह ही बच्चा विभव एक समान रहेगा, इस पे हर जगह विभव एक समान रहेगा, तो विभवांतर 0 हो जाएगा, और अगर विभवांतर 0 है तो किया गया कार्य भी क्या होगा? 0 होगा। तो याद रख लेना ये छोटा सा फॉर्मूला डेल्टा वी क्यू होता है, ठीक है फॉर्मूला। अब डेल्टा वी जो है सम विभव पृष्ठ पे हो जाता है 0, विभव में अंतर, ठीक है। तो यह 0 रखोगे तो कार्य कितना आएगा? आपका 0 आएगा बच्चा। तो ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। ये पड़ा आपका ऑप्शन डी, डी को लॉक करके आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चा, बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन है, जरा बताइएगा ये इसका उत्तर क्या लिखे हम लोग, आप जरा हमें बता दो कि इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। चित्र में एक आवेशित पिंड से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं दिखाई गई हैं। यदि ए तथा बी परस्पर विद्युत क्षेत्र क्रमशः ई ए और ए बी हो तो ए और बी के बीच की दूरी आर हो, तो ठीक है ना। तो आपको इसमें देखो बताना क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई ए है, और यहाँ बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र ए बी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए है बेटा, यहाँ पे ई बी है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है? आपको आर दे रखा है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? तो आपको पता है बेटा, जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, याद रखना। और जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो दूर दूर होती है, वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बेटा? कम होती है। यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बच्चा? कम है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ई ए किधर है? जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो पास पास में, तो ई ए क्या हुआ? ज़्यादा हुआ किससे? ई बी से। हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन ए को क्या कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बिंदु आवेश स्मॉल क्यू को आर त्रिज्या वाले एक वृत्त में कैपिटल क्यू आवेश के चारों ओर घुमाने में किया गया कार्य होगा। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, उत्तर आएगा बेटा इसका 0, 0, है ना। क्योंकि फिर से देखो बेटा समविभव पृष्ठ बन जाएगा। देखो एक बिंदु आवेश क्यू को आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, है ना, वृत्त में क्यू आवेश के चारों ओर घुमाने पर किया गया कार्य। ये क्यू आवेश है, आर त्रिज्या ली, इसके चारों ओर आप इसको घुमा रहे हो, तो घुमाओगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? वापस से समविभव पृष्ठ बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये वापस से क्या बन जाएगा? समविभव पृष्ठ बनेगा। और समविभव पृष्ठ के लिए कार्य जो है कितना होता है? 0। याद रख लो इस बात को कि समविभव पृष्ठ पे आवेश को घुमाने में किया गया कार्य हमेशा 0 होता है। और उसके पीछे रीजन है क्योंकि वहां पे विभवांतर का जो मान आता है समविभव पृष्ठ पे डेल्टा वी विभवांतर का जो मान आता है वो हमेशा 0 आता है। आप डीवी भी लिख सकते हो, ये हमेशा कितना आता है बेटा? 0 आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फोर इक्वल चार्ज्ड Q are placed at a four corner of a square of each side small a. Work done in removing the charge minus Q from its center to infinity is. एक वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई a है और इसके चारों कोनों पर 4 समान Q आवेशों को रखा जाता है, तो इसके केंद्र से अनंत तक माइनस Q आवेश को हटाने में किया गया कार्य कितना होगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे बच्चा पार्टी। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो देखो आप बना लो एक स्क्वायर, बना लिया, बिल्कुल बना लिया सर, ओके। अब यहाँ पे भी जो है क्या है बेटा? एक आवेश रखा हुआ है ना। कितने आवेश रखे हुए हैं? 4। इसके चारों कोरों पे क्या है? 4 क्यू आवेश रखे हुए, कैपिटल क्यू आवेश रखे, रख दो भाई साहब। इसके केंद्र पे किसको बिठा दिया? माइनस क्यू आवेश को। अभी माइनस क्यू आवेश को बिठाने से पहले देखो आप लोग इस पॉइंट पे केंद्र पे क्या निकाल सकते हो? विभव निकाल लो बेटा, ओ पे, है ना। तो यहाँ पे वी ओ कितना आएगा? तो देखो ये प्रत्येक भुजा ए है, प्रत्येक भुजा क्या है? ए है, तो ये पूरी भुजा आएगी आपके पास √2a। और आधी भुजा का मान कितना हो जाएगा बच्चा? इसमें आधी भुजा का मान कितना हो जाएगा इसके अंदर? a/√2। कैसे हुआ सर? अरे तो भाई देखो ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये आप निकाल लीजिएगा भाई साहब, पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी ये x बराबर आप लिख सकते हो
एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा बेटा आपके पास में एक्स बराबर अंडर रूट टू ए स्क्वायर, उसको लिख सकते हो अंडर रूट टू ए। पूरी दिवाली ये पूरी साइड जो है, ये पूरी साइड कितनी आई है बच्चा आपके पास, ये पूरी साइड आई है अंडर रूट टू ए, बट अपने को तो यहां तक की वैल्यू लेनी है, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक ये वैल्यू कितनी आएगी, ए अपॉन अंडर रूट टू, ये भी कितनी आएगी ए अपॉन अंडर रूट टू, ये भी कितनी आएगी ए अपॉन अंडर रूट टू, ये भी कितनी आएगी ए अपॉन अंडर रूट टू, सारी वैल्यू कितनी आ रही है ए अपॉन अंडर रूट टू आ रही है आपके पास में, ठीक है सर। अब देखो इससे यहाँ पे, इससे यहाँ पे, इससे यहाँ पे, इससे यहाँ पे आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो सेंटर ओ पे जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ देखो के क्यू अपॉन ये दूरी कितनी है ए अपॉन अंडर रूट टू ए, अंडर रूट टू, ठीक है यही है। इससे निकालोगे तो यहां से भी के क्यू अपॉन ए अपॉन अंडर रूट टू, फिर यहाँ पे के क्यू ए अपॉन अंडर रूट टू ए, सॉरी अंडर रूट ए, फिर बेटा के क्यू अपॉन ए अपॉन अंडर रूट टू, ठीक है, हाँ ये टू ये बेटा, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। 4 बार आ गई है तो इसको अपन 4 लिख सकते हैं, ऐसे साफ साफ लिख सकते हैं। वी नॉट बराबर 4 के क्यू, ठीक है 4 के क्यू, नीचे क्या है ए, ठीक है ना, ए और अंडर रूट टू अपॉन में, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई बच्चा वी नॉट की। और वी इन्फिनिटी कितना होता है बेटा, 0 होता है। अनंत पे विभव का मान कितना मान के चलते हैं अपन, 0। सर ऐसा कर क्यों रहे हो, तो क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, यहाँ पे आपको एक माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है, इसको आपको कहाँ लेके जाना है, अनंत पे लेके जाना है। तो यहां से यहां तक लाने में कार्य कितना किया, तो आप लिख सकते हो यहां से यहां तक लाने में जो आप कार्य कर रहे हो, कहां से, ओ से अनंत तक लाने में कितना कार्य किया। तो आप सिंपल सी बात है बच्चा, क्या करोगे इसके अंदर आप लोग जो है इसमें से इसको घटा दोगे, यहां से इसको इसमें से घटाओगे तो ये आ जाएगा बेटा v अनंत माइनस v क्या आ जाएगा आपके पास में o, इंटू में क्या आ जाएगा आपके साथ में q, ठीक है ना। हाँ तो इसके अंदर अपन वैल्यू रखेंगे, v अनंत की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, v नॉट की वैल्यू आपके पास है ही कितनी है 4 के क्यू अपॉन ए अपॉन अंडर रूट टू, और साथ में बेटा आपके पास ये जो आवेश है कितना माइनस का क्यू है, माइनस का क्यू है। तो जरा इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखो इसको मैं सॉल्व करता हूं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इस पे माइनस इससे माइनस है, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस का। तो ठीक है, तो यहां आप लिख सकते हो कितना बेटा, आप यहां पे कितना लिख सकते हो मेरे लाडलो, इसके अंदर यहां पे देखिएगा फॉर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए अपॉन अंडर रूट टू, तो अंडर रूट टू ऊपर ले जाऊं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, ठीक है। या इसको लिख सकते हो अंडर रूट टू 4 के की वैल्यू होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू स्क्वायर और ए साथ में है आपके पास, 4 से 4 कट गया, तो देखो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू क्यू स्क्वायर, अंडर रूट टू क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये बेटा आपका कहीं न कहीं जो है वो कार्य आएगा जब केंद्र से आप कहां तक लेके जा रहे हो, उसको अनंत तक लेके जा रहे हो। तो कौन सा उत्तर सही है बच्चा इसके अंदर, अंडर रूट टू क्यू स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो ऑप्शन नंबर जो है सी को लॉक कर दिया जाए। अब जरा क्वेश्चन को समझें आपने इसको कैसे किया है। जैसे आपने क्वेश्चन को स्टडी किया मेरे बच्चा, सिंपल सी बात है, यहां से इसको आपको बाहर लेके जाना है, तो इस बिंदु का विभव कितना वो निकाल लो, और अनंत पे तो विभव हमें पता ही, देखो इसीलिए इसने इन्फिनिटी लिखा हुआ है ऑलरेडी। अनंत पे ऑलरेडी हमें पता है कि यहाँ विभव कितना होता है, 0 होता है। यहाँ का विभव आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ का विभव हमने निकाल लिया बच्चा, ये जो है आपका विभव आया था, यहाँ पे आया था कि नहीं आया था। और आपको पता है कार्य का फॉर्मूला क्या है भाई साहब, ये होता है आपके पास में वी बी माइनस वी ए इंटू में क्या लिखते हो आप लोग, क्यू। ये फॉर्मूला पढ़ते आएंगे नहीं पढ़ते हैं अपन, बिल्कुल। तो यही फॉर्मूला बेटा अपन ने यहाँ पे काम में लिया है, ठीक है। Which one is not the correct statement? Which one is the not the correct स्टेटमेंट, करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन या कौन सा सूत्र ठीक नहीं है। पहला है बेटा 1 वोल्ट गुणा में 1 कूलम बराबर 1 जूल होता है। 1 वोल्ट गुणा में 1 कूलम बराबर क्या है, 1 जूल होता है। 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम इज इक्वल टू 1 जूल। ये सही है या नहीं है बताओ। देखिए हमें तो वैसे इनकरेक्ट देखना है, बट आपको इनकरेक्ट देखने के लिए करेक्ट को भी पहचानना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। क्लियर और नॉट? यस बच्चा। तो देखो ये कह रहा है कि सर 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम बराबर बोल रहा है 1 जूल। तो चेक कर सकते हो, यहां वोल्ट लिखा है,
और वोल्ट जो है बेटा किसका मात्रक होता है, जो वोल्ट है वो किसका यूनिट होता है बेटा, आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, किसका होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर। तो क्या यहां पे देखो आप सभी को पता है V बराबर होता है W बाई क्यू, तो इसकी जगह मैं जो है क्या रख दूं, W बाई क्यू, बिल्कुल रख दीजिएगा मेरे लाडले सर। यहां पे बेटा कुलाम जो है किसका मात्रक है, आवेश का, चार्ज का, तो यहां पे क्यू रख दूं, तो ये तो क्यू से क्यू कट जाएगा, सिर्फ क्या बचा W। W क्या है बच्चा, वर्क है, ठीक है ना, वर्क है मेरे लाडलो, है ना, बोले तो कार्य है, और कार्य का जो है ऐसा ही मात्रक जो है बेटा वो क्या होता है, जूल ही होता है। इसका मतलब इन दोनों को मिला के आप जूल में इसको लिख सकते हो बेटा, ठीक है ना। तो दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, दोनों का जो गुणा हुआ है यहां पे बच्चा, है ना, ये 1 जूल के बराबर होगा मेरे लाडलो। ये तो सही आंसर है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें तो इनकरेक्ट देखना है मेरे लाडलो इसके अंदर। तो ये तो करेक्ट है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। देखिएगा अब की बार आ रहा है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, तो वही है, वोल्ट में तो आप लिखोगे W बाई क्यू, ठीक है ना, वोल्ट में तो W बाई क्यू, और एम्पियर का मतलब होता है I, और I का मतलब होता है Q बाई T। Q से Q कट जाएगा बेटा, तो ये जाएगा जूल पर सेकेंड। क्लियर और नॉट भाई, देखो ये वोल्ट हो गया कि नहीं हो गया, ये V की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये क्या है I, तभी तो लिखोगे ना वोल्ट इंटू एम्पियर, ठीक है, वोल्ट इंटू एम्पियर, है ना, हाँ, वोल्ट इंटू आपका जो है एम्पियर आप लिख पाओगे, वोल्ट गुना एम्पियर यहां लिख पाओगे। तो क्यू से क्यू कट गया, ऊपर बचा क्या, W, नीचे क्या बचा T। तो W का जो ऐसा ही मात्रक है वो जूल होता है, और समय का क्या होता है, सेकंड होता है ना, तो मेरे लाडो जूल पर सेकंड। इसका मतलब ये भी आपका जो बी ऑप्शन है ये भी करेक्ट है, ना भूलो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो इसको टिक नहीं लगा सकते हैं। 1 वोल्ट इंटू 1 वाट इज इक्वल टू 1 HP, ये गलत है भाई साहब, ये इनकरेक्ट है, तो आप इसको लॉक कर दीजिएगा। दिस इज द राइट आंसर बच्चा, ठीक है ना, दिस इज द राइट आंसर। आपको पता है कि 1 HP जो है ना, 1 HP जो है आपको बता दूं मेरे बच्चा क्या होता है, ये होता है 746 जूल पर सेकंड के इक्वल। 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 जूल पर सेकंड के बराबर होता है, जबकि यहां किसके बराबर लिखा हुआ है, वॉट इंटू वोल्ट, है ना, वोल्ट इंटू वॉट के बराबर लिखा है। तो ये आपका कतई इसका जहर आंसर है, ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है बच्चा, याद रख लोगे क्या। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था बच्चा, कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। आपकी जो कंपटीशन एग्जाम होती हैं, चाहे वो एम्स का हो, चाहे वो आपका भाई साहब RUHS का हो, चाहे वो यूपी से रिलेटेड एग्जाम ही क्यों ना हो, चाहे वो BCEC का एग्जाम क्यों ना हो, बच्चे कहते हैं सर इस लेवल का क्वेश्चन, इस लेवल का। मैं आपको बता दूं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ना इस मॉडल पेपर के अंदर मेरे लाड लो, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो ये मत बोलिए कि सर इस लेवल का क्वेश्चन है, उस लेवल का क्वेश्चन, सभी उसी लेवल के क्वेश्चन है मेरे लाडलो, ठीक है ना, बिल्कुल। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीन इज हाउ मच बच्चा, 50 इंटू 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर। द रेजिस्टेंस ऑफ ए क्यूब ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर विल बी। तो बच्चा एक यदि, जी बच्चा ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मैं काट देता हूं, हिंदी का मीनिंग मैं आपको बता दूंगा इस क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है लाडलो, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मैग्नीन है, ठीक है ना, ठीक है ना, एक मैग्नीन क्या दे रहा था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीन, ठीक है। तो मैग्नीन की जो प्रतिरोधकता है वो आपको दे रखी है बेटा कितनी, 50 गुणा 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर, ठीक है बेटा। द रेजिस्टेंस ऑफ ए क्यूब ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक घन है, ठीक है ना, एक घन है, और जो उसकी लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जरा मीटर में बदल लेंगे तो 50 गुणा 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे लाडलो, आप ही बता दो, ठीक है सर। अच्छा उसका एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा मेरे लाडलो, तो क्यूब ही तो है ना, तो क्यूब है तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा, एक वर्ग की टाइप में बनेगा, स्क्वायर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल। ये 50 है तो इसका ये भी 50 ही होगा ना, तो इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो भुजा का स्क्वायर होता है, तो यहां क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई साहब, 50 गुणा 50, ठीक है, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। तो यहां पे ए का जो वैल्यू आएगा बेटा वो आ जाएगा, है ना, 2500 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, और आप इसको और भी छोटा कर सकते हो, 25 गुणा 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों किया है मैंने, तो ये 2 जीरो है ना, ये इससे कट जाएंगे और यहाँ माइनस का 2 बच जाएगा मेरे लाडलो, ठीक है। तो ये आपको क्षेत्रफल दे दिया है। आपसे क्या पूछा है भाई साहब, प्रतिरोध पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, द रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस ऑफ ए क्यूब। तो मेरे लाडलो, आपके पास एक क्यूब है जो कि मैग्नीन का बना है और जिसकी रेजिस्टिविटी आपको दे रखी थी और उसकी लेंथ दे रखी है, और क्यूब है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होगा मेरे लाडलो? कैसा होगा? स्क्वायर होगा। और स्क्वायर का जो है बेटा एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर ही होता है ना। तो यहां पे हमने इसका एरिया भी फाइंड आउट कर लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें पता है बेटा कि R इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। क्लियर और नॉट? ये बात सही है ना? रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन ए, ठीक है ना? प्रतिरोध बराबर होता है रो एल अपॉन ए मेरे लाडलो। तो इसके अंदर अपन वैल्यू रख देते हैं। रो की वैल्यू रख दो भाई। रो की वैल्यू कितनी है? रो की वैल्यू है सर 50 इंटू 10 की घात माइनस 8। बिल्कुल बात सही है, 50 गुना 10 की घात माइनस 8 है। 50 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू एल कितना है मेरे लाडलो? ये है सर 50 इंटू 10 की पावर माइनस 2। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार काम आप कर रहे हो मेरे साथ मेरे लाडलो। ये है 25 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मेरे लाडलो, ठीक है? तो ये 25 से एक 50 काटेंगे, 2 टाइम्स कट गया, बिल्कुल कट गया। ये देखो प्लस का हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहां पे देखिएगा बेटा, आप लिख सकते हो 100, ठीक है ना? 52 जा 100, 50 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा मेरे लाडलो। और देखो यहाँ -2 है, यहाँ -8 है, तो ये 10 की घात कितनी हो गई? 10 की घात -10 हो गई। और नीचे कितनी है? 10 की घात -2 है, तो यहाँ पे मेरे लाडलो 2 ये हो गई। और देखो ऊपर आप लिख सकते हो इसको भी 10 की घात 2, तो देखो आप लिख सकते हो 10 की घात -10 और गुणा 10 की घात 4। ऐसा लिख सकते हो क्या? जरा बताओ देखें। 10 की घात -10 गुणा 10 की घात 4, ऐसा लिख सकते हो? 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर +4। ऐसा कैसे सर? ये ऊपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 100 को भी आप क्या लिख सकते हो? 100 को भी 10 की पावर 2, और ये भी ऊपर जाएगा प्लस का 2, तो प्लस का 2 और प्लस का 2 प्लस का 4 हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 10 की पावर -6 ओम। क्या ऑप्शन में इस तरह का कोई आपको आंसर दे रखा है क्या? जरा देख लो बेटा, यही आपका आंसर होना चाहिए। तो इसके अंदर तो सर पहला ही ऑप्शन है, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन को क्या कर दीजिए मेरे लाडलो? नास्ते नाबूद कर दीजिएगा। कतई जहर आंसर है मेरे लाडलो। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही दुलारा सा ये आंसर था, शानदार आंसर है मेरे बच्चा पार्टी। हाँ, इसका जो इंग्लिश में जो आपका है ना, जो लिखा हुआ, हिंदी में जो लिखा हुआ था क्वेश्चन, वो कोई दूसरा क्वेश्चन यहां पे छप गया है, कोई बात नहीं है मेरे लाडलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, जानदार शानदार ये क्वेश्चन है मेरे लाडलो। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 0.00125 है ना पर डिग्री सेल्सियस एट 300 Kelvin, its resistance is 1 ohm. How much? 1 ohm इसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है मेरे लाडलो, ठीक है भाई साहब। द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस बिकम 2। वाओ, व्हाट ए क्वेश्चन! बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है मेरे लाडलो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक तार का प्रतिरोध ताप गुणांक जो है वो दे रखा है 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना? तो 300 केल्विन पर इसका प्रतिरोध 1 है। निम्न में से किस ताप पर प्रतिरोध 2 ओम होगा? प्यारा और शानदार क्वेश्चन है मेरे लाडलो। क्या आंसर होना चाहिए इसका? आप मुझे ये बता दो, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सर इसका आंसर सही तो हमें नहीं पता, आप ही बता दो। लो बच्चा, आपको ये फॉर्मूला जिंदगी में देखने को मिला होगा। R बराबर होता है R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या dt भी आप इसको लिखते आए हैं मेरे बच्चा। क्यों लिखा है क्या जिंदगी में कभी? यस सर, ये तो हमने लिखा है, बहुत ही अच्छे से लिखा है। बहुत प्यारी बात है बेटा, अगर ये आपने लिखा है तो ये इससे अच्छी बात कुछ और हो नहीं सकती है मेरे लाडलो, है ना? इससे अच्छी कोई बात और हो नहीं सकती है। अब यहां पे देखिएगा बच्चा, यहां पे देखिएगा आपको करना क्या है। देखो यहां प्रतिरोध बहुत कम है, 1 ओम है और क्या है 2 ओम है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना, जो आपका डेल्टा टी होता है, ठीक है ना, इसको आप क्या लिखते हो? आप लिखोगे इसको जैसे मान लो T1 माइनस, है ना, T2 या जो भी है, आप लोग यहां पे लिखोगे आपका फाइनल और यहां पे आप लिखोगे इनिशियल, ठीक है? तो एक्चुअली में यहां इनिशियल जो टेम्परेचर होगा उसको आप 0 लेके चलोगे, क्योंकि प्रतिरोध का वैल्यू बहुत बहुत कम है यहां पे, ठीक है ना? प्रतिरोध का वैल्यू क्या है? बहुत कम है। ये बात आपको याद रख लेनी है, क्योंकि आपको यह भी पता है कि बहुत कम जो ताप होता है ना? हाँ जी बच्चा, तो प्रतिरोध भी क्या होता है आपका? बहुत कम होता है कहीं ना कहीं पे, ठीक है? तो यहां देखिएगा बच्चा, इस क्वेश्चन को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो यहां पे इसी से बनाएंगे R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा
टी आप इसको कहीं न कहीं लिखने का काम करेंगे मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। हाँ, तो अब इसके अंदर जैसे मैंने यहां लिख लिया R1, ठीक है ना, और यहां पे मैं लिख दूंगा इसको T1। ओके बेटा, ये आपका इक्वेशन हो गया 1। याद रखना मैंने इसको चेंज कर दिया है, होता ये फॉर्मूला है, मैंने यहां पे जो आपका इनिशियल टेंपरेचर है वो 0 कर दिया है, क्योंकि प्रतिरोध बहुत कम है। जब प्रतिरोध 1, 2, आधा इस तरह का आपको मिले ओम में, तो 100% आप लोग इसमें इस तरह का चेंजेस कर सकते हो मेरे लाडलो। ओके, अब यहां पे देखो R2 बराबर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा R0 1 प्लस अल्फा T2, ठीक है बच्चा। अब इन दोनों को मैं क्या कर देता हूं, यहां पे डिवाइड कर देता हूं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने पे यहां पे आ जाएगा R1। यहां पे R1 की जो वैल्यू है बच्चा वो है आपकी 1 ओम, और R2 की वैल्यू जो है वो दे रखी है आपको 2 ओम, ठीक है ना। तो इसमें रख देंगे 1/2 इज इक्वल टू R0 से R0 कट जाएगा, दोनों का इनिशियल टेंपरेचर जो है वो कट जाएगा मेरे लाडलो, ठीक है ना। तो यहां पे जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी भाई साहब, आपकी 1 प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू जो है वो आप रख दीजिएगा 0.00125। अब देखो ये डिग्री सेल्सियस में है, तो जरा आप इस ताप को जो आपको T1 दे रखा है ना, इसको डिग्री सेल्सियस में आपको लिखना है। ये है कितना, 300 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में मात्रक है ना इसका ताप गुणांक का, तो इसको भी डिग्री सेल्सियस में बदल लो, ये जरूर आप ध्यान दे देगा। तो ये बन जाता है बेटा 27 डिग्री सेल्सियस। कितना बन जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना बच्चा। तो यहां पे आप लोग जो है क्या रख दोगे, इसकी जगह पे 27 रख दोगे। यहां आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, T1 का 27 बेटा, ठीक है। और अपोन में सिमिलरली आप यही वैल्यू लिखोगे 1 प्लस 0.00125 इंटू T2, ठीक है ना। अब इसको जब आप सोल्व करोगे, यहां से बेटा आप T2 का वैल्यू जब निकालेंगे, सोल्व करके T2 का वैल्यू निकालेंगे, तो बेटा ये आपके पास में आएगा कितना भाई साहब, ये आना चाहिए आपका, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये वैल्यू जो आएगी केल्विन में निकालोगे इसको, 1127 केल्विन आपका आंसर आएगा बच्चा, ठीक है ना। यहां आपको डिग्री सेल्सियस में मिलेगा, और उसके अंदर आपको क्या कर देना है बेटा, 273 ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, 273 ऐड कर देना है। आई थिंक ये वैल्यू आएगी आपकी 854। इसमें 273 ऐड करते हैं, देखो तो यहां पे ये हो गया 7, ये हो गया 2, और ठीक है भाई साहब, हाँ बिल्कुल। तो ये आपका जो डिग्री सेल्सियस में आंसर आएगा बेटा, ये आएगा 854 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चा। ये मिलेगी आपको यहां से वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करेंगे। उसमें आपको क्या कर देना है, 273 जो है बेटा वो ऐड कर देना है, तो आपका केल्विन में आंसर आ जाएगा। केल्विन में क्यों लेना है, क्योंकि यहां पे भी देखो इनिशियली आपको केल्विन में दे रखा है, और आपको जो है यहां पे भी बच्चा जो ऑप्शन है वो केल्विन में दे रखे हैं, तो इसको आप लोग जो है टिक लगा देना मेरे लाडलो, ठीक है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन माय बच्चा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोथ आर डबल्ड देन इट्स रेजिस्टेंस। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यदि किसी तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तथा इसका अनुप्रस्थ काट भी दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा। भाई R बराबर होता है रो L अपॉन A, ठीक है। अब जो जो इसके साथ आपको छेड़छाड़ करनी है वो कर लो भाई साहब, ठीक है। सो R डैश बराबर क्या क्या छेड़ करनी है वो इसमें करके दिखा दो। क्या यहां पे लंबाई को दुगनी किया जा रहा है, बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है। तो लेंथ को 2 टाइम्स कर दीजिएगा भाई, 2L लिख दीजिएगा, अपॉन साथ में कुछ और भी कर रहा है क्या, अनुप्रस्थ काट भी क्या करना है, दुगना करना है। मतलब एक ही जगह भी आपको 2A लिखना है। ओ माय गॉड, ये तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रो L अपॉन तो A ही रहेगा। इसका मतलब तो ये तो R हो गया। मेरे कहने का मतलब है नया प्रतिरोध पुराने प्रतिरोध के बराबर ही हो गया। इसका मतलब जो है ये क्या हो गया है, सेम रहेगा, है ना, वही रहेगा। चेंज तो नहीं होने वाला, चेंज तो नहीं होने वाला है, वही रहेगा मेरे लाडलो, विल रिमेन्स द सेम। ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए मेरे लाडलो। ऑप्शन बी जो है वो कति जहर आंसर है मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालें, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा फटाफट से आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा बच्चे, दीजिएगा। देखें कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे रहा है, मैं भी रीड कर रहा हूं। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आपको तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर दे देना चाहिए। मैं थोड़ा सा पानी ले लूं, तब तक आप देखता हूं आपके कमेंट किन किन के सही आंसर आ रहे हैं। वो आप कह रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD वेरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हिंदी में भी देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। यार अनुगमन वेग जो है इसको अपन अपवहन वेग भी कहते हैं, याद रखना। अनुगमन वेग को आप क्या बोलते हो,
अपवहन वेग, एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको अपवहन वेग लिखा मिलेगा मेरे बच्चा, याद रख लेना। तो इसको अनुगमन वेग भी बोल देते हैं और अपवहन वेग भी बोल देते हैं, और अपन इसको वीडी से लिखते हैं। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको ड्राई करवा रखा है, स्मॉल ई माइनस का कैपिटल ई टो अपॉन क्या होता है भाई, एम, ठीक है। और यहां ये ई क्या है, स्मॉल ई क्या होता है भाई, आपका इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल सर, ये इलेक्ट्रॉन होता है। ई क्या है आपका, ये सर इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है भाई विद्युत क्षेत्र, हिंदी वाले मेरे लाड लो, इसका मतलब होता है विद्युत क्षेत्र, ठीक है बच्चा, बिल्कुल सर बिल्कुल। और टो जो है बेटा कहीं न कहीं आपका विश्रांति काल होता है। क्या होता है, विश्रांति काल होता है, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। इसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं मेरे लाडलो इंग्लिश में, ठीक है। एम क्या है आपका, मास है ना, किसका, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो भी चार्ज पार्टिकल होगा उसका ये क्या होगा बेटा, मास होगा। इसको आप हिंदी में क्या बोल सकते हो, द्रव्यमान। तो देखो इतना पोस्टमार्टम कर दिया, तो अब रिलेशन देखो ना, ये रहा आपका अपवहन वेग और ये रहा आपका विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, ये रहा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो सर दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। तो ऐसा कोई उत्तर दिख रहा है क्या, ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल सर, हमें बहुत ही प्यारा सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन जो दिख रहा है ए इसका कतई जहर आंसर है सर, ए वाला जो है इसका कतई जहर आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम बच्चों का जो आंसर है यही है, तो बहुत बढ़िया है भाई, आप जो तैयारी कर रहे हैं ना उसको मैं सल्यूट करता हूं मेरे लाड लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। बहुत सारे बच्चे जो है इसमें 4 टाइम कर देते हैं, बहुत सारे 8 टाइम भी कर देते हैं, बहुत सारे 16 भी कर देते हैं। राइट आंसर कौन सा है, इसको देखने के लिए आप क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा और मेरे साथ जो है क्लास को देखते रहिएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, क्वेश्चन कह रहा है व्हेन ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ इज ड्रॉन थ्रू ए सीरीज ऑफ डाइज to reduce its diameter of half its original value, its resistance will be। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इतना प्यारा इसलिए बन गया कि इस क्वेश्चन में देखो बच्चा, आपको डायामीटर की बात कर रहा है, ना लंबाई की कर रहा है, ना ही अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की, ना तो लेंथ की बात कर रहा है बेटा, और ना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहा है। कुछ जो है थर्ड फिजिकल क्वांटिटी लेके आ गया यहाँ पे, कोई तीसरी भौतिक राशि लेके आ गया यहाँ पे, जिसका नाम है डायामीटर, व्यास, ठीक है ना। एक बार आप यहां पे भी देख लो, एक निश्चित लंबाई, क्या एक निश्चित लंबाई के एल्यूमिनियम के तार को खींचकर, क्या करके, खींचकर उसका जो व्यास है आधा कर दिया गया, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो पहले सबसे पहले ये फॉर्मूला जरूर लिख लिया करो, R बराबर रो एल अपॉन ए। अब ये व्यास की बात कर रहा है बच्चा, तो हमें थोड़ा सा ए का फॉर्मूला भी यहां बनाना पड़ेगा, है ना। तो आप इसको लिख सकते हो रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। क्या, पाई आर स्क्वायर, तार है ना, तो तार बेलनाकार होता है, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैसा होता है, वर्ताकार होता है, और वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और आपको तो मेरे लाडरो ये पता ही होगा कि आर जो है वो क्या होता है, डी बटा 2 होता है, व्यास का आधा होता है। भैया मेरे पास ऐसे तार है, ये इसका क्या है, वर्ताकार अनुप्रस्थकार क्षेत्रफल है, तो इसका जो व्यास होगा, व्यास डी, ठीक है, ये त्रिज्या से कितना होता है, दुगुना होता है, या फिर आप त्रिज्या बोल सकते हो व्यास की आधी होती। तो इसको भी इसमें लिख लोगे आप, तो ये आ जाएगा रो एल पाई आर की जगह क्या रखोगे, डी बटा 2, तो डी स्क्वायर बटा 4 आएगा, तो 4 चला गया ऊपर, ठीक है, नीचे आ गया डी स्क्वायर। ओके सर, ये आपका आर है, ये पहले है जब आपने उसको खींचकर क्या नहीं किया, उसको जो है उसकी लंबाई को बढ़ाया नहीं, ठीक है, और उसके व्यास को घटाया नहीं, ठीक है। अब देखो जब आपने उसको खींचा, इसको स्ट्रेच किया, तो नया प्रतिरोध क्या आएगा, तो देखो प्रतिरोधकता पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रतिरोधकता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक बात याद रख लेना मेरे लाडलो, क्या सर, बात यह है कि जो आपके पास तार है, मान लो पहले ये तार था, ठीक है, पहले ये तार था और इसका व्यास कितना था मेरे लाडलो, इसका व्यास था डी, कितना था, डी। अब आपने इसको खींचा, है ना, इसको क्या किया आपने, स्ट्रेच किया, और स्ट्रेच करने के बाद में आपने इसकी जो है ना, डायामीटर को है कितना कर दिया, डी बटा 2 कर दिया। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में, इसका डायामीटर कितना कर दिया, डी बटा 2 कर दिया। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इसका आयतन और इसका आयतन दोनों सेम रहेंगे, दोनों के आयतन क्या रहेंगे, सेम, क्योंकि बाहर से तो कोई मटेरियल इसमें ऐड नहीं कर रहे हो ना आप, ना इसका मटेरियल हटा रहे हो, तो कुल इसका जो मटेरियल है ना, कुल जो इसकी जो वैल्यू है वो तो सेम रहेगी, तो इन दोनों का आयतन जो है वो बेटा सेम रहेगा। और यहां अगर आयतन लिखे अपन तो क्या लिखेंगे, V बराबर AL,
ठीक है, यहां क्या लिखोगे आप, v डैश इज इक्वल टू a डैश l डैश। तो यहां पे देखो अगर आपका जो क्षेत्रफल है, देखो यहां पे देखोगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये आप लिखोगे क्या, पाई d स्क्वायर बटा 4 इस केस में, तो ठीक है ना। हाँ जी बच्चा, तो देखो v तो जो रहेगा आपका, v जो रहेगा वो क्या रहेगा, पाई d स्क्वायर बटा 4, ठीक है, इंटू में l, ठीक है, ओके। और v डैश कितना होगा बेटा, तो ये देखो उसका जो है आपने व्यास जो है आधा कर दिया, कितना कर दिया बेटा, आधा कर दिया, ठीक है। तो वो आ जाएगा आपके पास में पाई डी स्क्वायर बटा में 4 तो ऑलरेडी पहले से है, और डी को भी डी बटा 2 करोगे तो 4 और आ जाएगा। तो 4 गुना देखो उसका डायमीटर कम हुआ है, क्षेत्रफल 4 गुना कम हुआ है, तो लंबाई 4 गुना बढ़ जाएगी, लंबाई 4 गुना बढ़ेगी, तभी तो देखो ये 4 से 4 कट जाएगा और इस सेम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देखो देखिए, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना, यहां पे क्या ध्यान रखना, जब उसका डायमीटर आधा होता है, व्यास आधा होता है ना, तो लंबाई जो है ना, क्या हो जाएगी भाई साहब, आपकी 4 गुना बढ़ जाएगी, है ना। वो मैंने करके दिखा दिया आपको, ये दोनों बराबर होने चाहिए, और ये दोनों बराबर कब होंगे, जब लंबाई 4 गुना बढ़ रही है, ठीक है। तो यहां आ जाएगा बेटा 4l, ठीक है। नीचे आपको क्षेत्रफल कौन सा रखना है भाई साहब, क्षेत्रफल रखना है पाई, है ना, डी स्क्वायर, ठीक है बेटा, पाई डी स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा बच्चा आपके पास में, पहले से 4 तो ऑलरेडी था ही हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसका भी आपने आधा कर दिया तो 4 और आ गया, कितना आ जाएगा नीचे, 4 और आ गया इसके नीचे। तो इसको आप लिखोगे, 4 को ऊपर लेके जाओगे, 16 रो 4l, ठीक है ना, 16 रो 4l पाई डी स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू किसकी है बेटा, आप खुद देखो, r है ना, ये आर ही तो है, देखो देखिए आर है ना, ये 4 पहले लिख दो, क्या दिक्कत है, इससे पहले क्या आ गया, 16 आ गया, 16 आ गया, तो आर डैश बराबर हो जाएगा 16r, ठीक है, आर डैश बराबर हो गया 16r। अब देखो कहानी क्या हुई मैं बता दूं, आप इन सभी में इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं इन सभी में एक बात याद रख लेना, पहले का आयतन, पहले का वॉल्यूम और बाद का वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है, चाहे उसकी लेंथ की बात करो, चाहे उसके क्षेत्रफल में चेंज करो आप, चाहे उसके व्यास में करो, डायमीटर में करो, है ना, दोनों का आयतन जो है हमेशा सेम रहता है। अब जब आपने इसका डायमीटर कम कर दिया, हाफ कर दिया, बढ़ा के ऐसे खींच के, ठीक है ना, तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ेगी, तो देखो डायमीटर हाफ करने का मतलब है कि इसका क्षेत्रफल 4 गुना कम हो गया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4 गुना कम हो गया, तो लंबाई इसकी 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है ना। वही काम यहां हुआ है, देखो पहले क्षेत्रफल यही तो था ना, यही था क्षेत्रफल, देखो यहां पे, ठीक है। अब कितना हो गया, बटे में 4 आ गया, तो क्षेत्रफल 4 गुना कम हुआ, इसलिए देखो मैंने लंबाई को क्या कर दिया, 4 गुना बढ़ा दिया, क्योंकि दोनों जो है आपका प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन जो है बराबर होंगे। v हमेशा याद रखना v डैश के बराबर होगा, ये आपका इनिशियल वॉल्यूम है और ये फाइनल वॉल्यूम होता है, ये हमेशा बराबर होगा, क्योंकि वायर के अंदर ना तो कोई एक्स्ट्रा मटेरियल आप ऐड कर रहे हो, ना उसमें से एक्स्ट्रा जो मटेरियल है वो बाहर निकाल रहे हो ना, उसका मटेरियल जो काट के बाहर निकाल रहे हो, तो इसलिए वॉल्यूम दोनों सेम रहती है। तो यहां पे आंसर आ गया बेटा 16r, क्या आ गया, 16r इज द राइट आंसर। तो सर इसको लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल लॉक मैंने कर दिया है मेरे लाडलो, ठीक है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज r if the length of the wire is doubled by stretching the new resistance। अब ये देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिया बेटा, है ना। क्वेश्चन क्या कर हिंदी में भी सुनिएगा, किसी तार का प्रतिरोध R है, यदि तार की लंबाई खींच कर दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना होगा। अब देखो इसकी लंबाई दे दी सीधी सीधी, है ना, अब की बार व्यास वाला चक्कर नहीं किया है, वापस वही फॉर्मूला लिखना है, R बराबर रो एल अपॉन ए, यही फॉर्मूला वापस से आपको यूज करना है मेरे लाडलो, ठीक है। अब यहां पे देखो बच्चा आर डैश कितना आएगा, खींच के किया है ना, लंबाई को कितना कर दिया, दुगना, है ना, तार की लंबाई को दुगनी कर दिए, तो देखो रो, है ना, तार की लंबाई दुगनी हो जाएगी, तो मैं आपको बता दूं उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, तभी तो आयतन दोनों बराबर होंगे। अरे पहले आप लिखोगे, क्या लिखोगे, a इंटू एल, ठीक है, और v डैश भी इतना ही आना चाहिए, तो देखो इतना कब आएगा हमारे पास में, जब एक, देखो आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी, दुगनी, तो लंबाई दुगनी होगी तो आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधा, ये कट गया तो एल आ गया कि नहीं आ जाएगा। यस सर, ये बात तो बिल्कुल पते की बताई आपने आज, बहुत शानदार बात है, और इस बात से लेके आप हजारों क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो मेरे लाडलो, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो बेटा ये ऊपर चला गया, तो देखो आर डैश बराबर कितना आ जाएगा, 4 रो एल बेटा ए, ठीक है, 4 रो एल बेटा ए। और मैं बता रहा था पिछले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे जो इसे 4 टाइम्स कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि यहां पे भाई साहब व्यास की बात कर रहा है, डायामीटर की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा डाटा बदल गया है, यहां लंबाई की बात कर रहा है तो क्षेत्रफल रहेगा ना कि डायामीटर, ठीक है ना, इसलिए ये 4 गुना बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं आर डैश बराबर, क्या लिख सकते हैं बेटा अपन, चलो इसको दूसरे कलर से लिख दूं, ठीक है, एक ही कलर से आप बोर हो जाते होंगे, तो यहां मैं लिख सकता हूं कि आर डैश बराबर
4r, r डैश बराबर 4r इज द राइट आंसर मेरे लाडलो। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? कतई जहर ऑप्शन है भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन सी को क्या कर दिया जाए? यहां पे लॉक कर दिया जाए माई बच्चा पार्टी। अगला क्वेश्चन देखें, बिल्कुल देखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर है और बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सुन लो। इफ पोटेंशियल V इज इक्वल टू, V की वैल्यू दे रखी है 100 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट, ठीक है, एंड द करंट I इज इक्वल टू, I की वैल्यू दे रखी है बेटा क्वेश्चन में 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। आर गिवन टू एस, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। यदि V का वैल्यू इतना है और I का वैल्यू इतना है तो प्रतिरोध का मान पूछा है। मैं आपको एक बात बता दूं, एक सजेस्ट कर देता हूं एक बात आपको बेटा, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, अगर उनके अंदर त्रुटियां दे रखी है, प्लस में हो, माइनस में हो, भाग में हो, गुणा में हो, वैल्यू कैसे भी आए, कैसा भी आपका जो है ना फॉर्मूला क्यों ना हो, है ना, त्रुटियां जो होती हैं, एरर जो होती है, वो हमेशा ऐड होती हैं। हमेशा क्या होती है बेटा? ऐड होती है ना। त्रुटियों को हमेशा क्या किया जाता है? योग किया जाता है त्रुटियों का, ठीक है। त्रुटियों को हमेशा जोड़ा जाता है, बाकी जो काम है आप अपने हिसाब से कर लेना। तो यहां पे जो पूरी त्रुटि आएगी ना प्रतिरोध के अंदर, डेल्टा आर अपॉन आर, वो आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है ना, प्लस डेल्टा आई अपॉन आई, ठीक है। यहां पे डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू दे रखी है बेटा 0.5, याद रखना। और ये जो वैल्यू है आपकी 0.2, तो ये तो बेटा आपकी 0.7 रहेगी। मतलब ये प्लस माइनस में तो रहेगी, है ना। प्रतिरोध पूछा है ना, तो देखो V इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू होता है आई आर, तो R इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन आई। तो आप यहां पे देखो R निकालोगे तो V अपॉन आई, तो जो मेन वैल्यू हो तो आप यहां रख दोगे आराम से। V कितना है आपके पास? 100, I कितना है आपके पास? 10, कितना बचा? 10। अब ये 10 के साथ आपको ये प्लस माइनस कर देना है भाई साहब। क्या कर देना है? प्लस माइनस 0.7 ओम। ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे बच्चा। तो देखो 10 प्लस माइनस 0.7 ओम, ए ऑप्शन इसका लॉक कर दिया जाए। कौन सा ऑप्शन लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन ए जो है इसका लॉक कर दिया जाए। सर ऐसा क्यों किया आपने? भाई ऐसा मैंने इसलिए किया, फिर सुन लो मेरी बात, आप एक बार के लिए भूल जाओ इनको। V दे रखा, I दे रखा है, ओम्स लॉ लगा के आप लोग प्रतिरोध निकाल सकते हो। कितना आया? 10 आया। अब मैंने बोला ना, जब भी किसी भी भौतिक राशि के साथ प्लस माइनस में जो मान दे रखे होते हैं ना, इनको त्रुटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रुटि। इनको बेटा क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? एरर। तो त्रुटियां हमेशा जुड़ती हैं, चाहे वो भाग में हो, चाहे वो गुणा में हो, चाहे वो जोड़ में हो, चाहे वो आपके जो है घटा में हो, है ना, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में हो, चाहे वो डिवाइडेशन में हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन में हो, चाहे वो एडिशन में हो, ठीक है। उनको ऑलवेज भी ऐड करना है आपको। तो यहां पे देखो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, और ऐड करने का तरीका भी मैंने आपको सिखा दिया है ना। एरर आपका टॉपिक हट गया, पहले 11th में आता था, अब एनसीईआरटी ने इसको हटा दिया है, बट वे यही होता है बेटा इस क्वेश्चन को करने का। तो दिस इज द राइट आंसर। तो सर आपने ये क्वेश्चन क्यों लिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा तूने, तो बेटा ये किसी एग्जाम में आया बता, इसलिए ले लिया मैंने, ठीक है ना। हाँ जी बच्चा, देखो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ that is sigma I is equal to 0 at a junction is based on the law of conservation of what? किरचॉफ का प्रथम नियम अर्थात किसी संधि पर सिग्मा I बराबर 0 किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रख लेना, पहला जो लॉ होता है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। याद रख लेना, जो आपका फर्स्ट लॉ होता है ना बेटा, फर्स्ट लॉ होता है किरचॉफ का, दैट इज जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? कंजर्वेशन, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज पे मेरे लाडलो वो क्या करता है? वर्क करता है। तो चार्ज के ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए, चार्ज वाले ऑप्शन को क्या कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए मेरे लाडलो, ठीक है ना। चार्ज वाले ऑप्शन को क्या कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए यहां पे, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो भाई साहब जो किरचॉफ का दूसरा नियम है, कौन सा नियम है? दूसरा जो नियम है बेटा, ये याद रख लेना, ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है, ठीक है ना। किस पे? ऊर्जा संरक्षण पे आधारित सॉरी ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे, एनर्जी कंजर्वेशन पे ये आपका जो है बेस्ड होता है मेरे लाडलो। सेकंड किरचॉफ सेकंड लॉ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है ना। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, और ये होता क्या है? ये होता है सिग्मा किसी भी लूप के ऊपर, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसका जो सिग्मा वी होता है ये हमेशा 0 होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है मेरे लाडलो। बहुत ही बेहतरीन सही क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या? बिल्कुल अगला क्वेश्चन जो है देखिएगा, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सुनो, द फिगर बिलो
सॉज करंट्स इन ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द करंट आई इज। निम्न चित्र के विभिन्न भागों में वैद्युत धारा दर्शाई गई है, बिल्कुल दर्शाई गई है, आपको सामने दिख रही है, ठीक है ना, बिल्कुल आपके सामने ये दिख रही है, ठीक है, इधर आपको एरो दिखाना है। तो धारा आई का मान कितना होगा, इसमें धारा आई का मान कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है मेरे लाडलो। तो भाई साहब ये जो है किरचॉफ का प्रथम नियम पे जो है आधारित क्वेश्चन है। देखो यहां संधि है ना, किसी बिंदु पे एक से ज्यादा तार जुड़ते हैं उसको संधि कहते हैं, जंक्शन, दो से ज्यादा, ठीक है ना, दो से ज्यादा तार जुड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, जंक्शन कहते हैं, है ना। एट ए पॉइंट इफ वी कनेक्ट मोर देन 2 वायर इज नोन एज जंक्शन, माय लाडलो। तो देखो यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट आ रहा है, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो यहां आपको मिलेगा 4 एम्पियर। अब 4 एम्पियर में से 1 इधर चला गया तो इधर कितना बचा 3 एम्पियर, 3 एम्पियर में से इधर कितना चला गया 1.3, तो ये कितना बचा भाई 1.7 एम्पियर। क्लियर और नॉट, अरे जोड़ के देख लो भाई, ऐड कर लो 1.3 1.7 ऐड कर लो, अपने को कोई जल्दी थोड़ी ना है। तो ये 3 एम्पियर हो गया कि नहीं हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया सर हमारा 1.7। तो देखो यहाँ पे भी केसीएल लगा है, ठीक है, यहां पे भी हमने क्या लगाया है, केसीएल लगाया है, किरचॉफ से करंट लो बोलते हैं ना इसको, किरचॉफ से करंट लो या किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम है उसी को जो किरचॉफ का जो है करंट का नियम कहते हैं मेरा बेटा, याद है रख लेना, किरचॉफ से करंट लो बोला जाता है। यहां लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया, लास्ट में ये उत्तर आ गया। बहुत आसान बहुत है वैसे ये नियम, ठीक है ना, दोनों नियम बहुत बहुत आसान है। तो ये इसका ऑप्शन आ गया बच्चा आपके पास, ठीक है ना, दिस इज द राइट ऑप्शन, दिस इज द राइट ऑप्शन माय डियर बच्चा पार्टी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज ग्रेटर देन इट्स ईएमएफ व्हेन इट्स। मैं आपको बता दूं बेटा, दो चीजें होती हैं, जैसे मेरे पास ये सेल है, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, ठीक है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, एनोड पे प्लस और एनोड कैथोड पे माइनस होता है। अब इसके लिए 2 चीजें यूज की जाती हैं, एक तो यूज किया जाता है ईएमएफ, ठीक है, और एक की जाती है टर्मिनल वोल्टता। क्या करते हैं अपन, टर्मिनल वोल्टता, क्या करते हैं, टर्मिनल वोल्टता। ये 2 चीजें आपको इसमें यूज करनी होती है ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आप बोल दीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एक तो होता है बेटा विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ठीक है, और दूसरी चीज आप काम में लेते हो टर्मिनल वोल्टता, ठीक है ना, सेलों के मध्य विभवांतर। तो ये अलग अलग जो नाम है, इसका मीनिंग क्या है याद रखना। जब यहां परिपथ में मान लो यहां आपने एक सेल जोड़ रखा है ऐसे और उसके साथ प्रतिरोध लगा रखा है ना, इसको ऐसे, ठीक है, और ये बाह्य प्रतिरोध आर मान लीजिएगा, तो यहां पे अगर आई का मान 0 है, आई का मान क्या है बेटा 0 है, तो दोनों सेल के बीच में जो भी आपका विभवांतर होगा उसको अपन ईएमएफ कहेंगे। और जब आई नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब परिपथ में धारा बह रही है ना, इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो उस केस में फिर आप उसको टर्मिनल वोल्टता बोल देते हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हो, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को आप किससे लिखते हो पता है, वी से लिखते हो, और ईएमएफ को, है ना, ईएमएफ बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, इसको आप ई से लिखते हो, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है किस केस में जो V है ना, किस केस में जो V है वो E से ज्यादा होता है। तो मैं आपके सामने 2 इक्वेशन लिखवा रहा हूं, 2 समीकरण, एक होता है बेटा V बराबर E माइनस आई आर, ठीक है, और एक होता है V बराबर E प्लस आई आर। याद रखना बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये जो होता है ये कब होता है, जब सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज होता है ना, सेल को किसी सर्किट में लगा रही है और वो डिस्चार्ज हो रहा है। ये इक्वेशन, ये समीकरण कब काम में लेते हैं, जब सेल जो है क्या हो रहा है बेटा, चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, चार्जिंग में लगा है ना, चार्ज हो रहा है। यहाँ पे वो क्या हो रहा है, निरावेशित हो रहा है और यहाँ पे आवेशित होता है, ठीक है ना। हाँ, जब यहाँ की यहाँ बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है, वो अनावेशित हो रहा है, ठीक है, अनावेशित होता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वो आवेशित हो रहा है। बस तो अब समझ गए होंगे आप, दोनों को कंपेयर करो, V कौन से में बड़ा, इसमें बड़ा है इसमें बड़ा है, V बड़ा है किसमें, इस वाले में, क्योंकि देखो E में कुछ ऐड हो रहा है तब ये V के बराबर आ रहा है, या E में से कुछ घट रहा है तब V के बराबर है। तो इसके अकॉर्डिंग तो आप लिखोगे कि सर V जो है छोटा है E से, क्लियर और नॉट, और इसके अकॉर्डिंग लिखोगे सर V बड़ा है किससे, E से। और ये कंडीशन कब आई, ये आई जब चार्ज कर रहे हो सेल को या बैटरी को, जब आप चार्ज कर रहे हो, ठीक है ना, सेल को या बैटरी को क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, तब ये कंडीशन आती है। तो इसमें देखो बेइंग चार्ज्ड, ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिएगा, है ना। आवेशित करते समय जो है ना, सेल जो होता है उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसकी टर्मिनल वोल्टता है, वो जो है उसके विद्युत वाहक बल से ज्यादा होता है, ठीक है। अब विद्युत वाहक बल का मतलब तो पता है क्या, आप मान लो मार्केट से एक बैटरी लाते हो और उस बैटरी के ऊपर क्या लिखा है, 12 वोल्ट लिखा है,
लिखा है उसपे 12 वोल्ट की बैटरी है। तो ये 12 वोल्ट जो है बेटा उसका क्या होता है, आपका ईएमएफ होता है, ये होता है बेटा आपका उसका विद्युत वाहक बल। मैंने बताया ना आपको, जब तक इसको आप लोग सर्किट में कनेक्ट करके करंट फ्लो नहीं करवाओगे तब तक इसको ईएमएफ बोलोगे। ठीक है, तो अब बैटरी लेके आए हो तो उसके साथ कोई तार थोड़े ना कनेक्ट कर दिया अभी, क्या वो सर्किट में लगी हुई है, किसी परिपथ में लगाया आपने, नहीं। तो उसका वो है जो है ना, जो लिखा है वो 12 वोल्ट क्या है, उसका विद्युत वाहक बल होता है। घर पे लाके या तो उसको चार्ज कर रहे हो या फिर इसको क्या कर रहे हो, डिस्चार्ज। चार्ज कर रहे हो तो ये वाला इक्वेशन काम में लेना है, डिस्चार्ज कर रहे हो तो ये काम में लोगे। तो डिस्चार्ज करोगे इसको तो आपका जो है ईएमएफ ज्यादा ज्यादा होगा, किससे, टर्मिनल वोल्टता से। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही क्या था, प्यारा क्वेश्चन था, और बहुत ही प्यारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पे दी है मेरे लाडलो। आई होप मजा आया होगा इस तरह के क्वेश्चन करके आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए सेल हुज ईएमएफ इज 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.1 ओम इज कनेक्टेड विद ए रेजिस्टेंस ऑफ 3.9 ओम, द वोल्टेज अक्रॉस द सेल टर्मिनल विल बी। बहुत प्यारा सा ये क्वेश्चन है बच्चा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सुनिएगा। एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है, ठीक है, को 3.9 ओम प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है, तो सेल के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है मेरे लाडलो। तो जरा बताओ इसका आंसर क्या होना है, जरा बताओ। देखिए इसका आंसर क्या होगा बच्चा, इसमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको देना है। देखो बच्चा, क्वेश्चन समझो मेरी बात, और क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है, मतलब आंसर करना है। क्या पूछ रहा है, विभवांतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, विभवांतर पूछ रहा है। और v इज इक्वल टू आप क्या काम में लेते हो, अरे v इज इक्वल टू आप क्या काम में लोगे विभवांतर के लिए, आई आर। बिल्कुल आई आर काम में लेंगे सर, ठीक है। अब आई कैसे निकालोगे, आई निकालोगे ई अपॉन स्मॉल आर प्लस आर। इससे आप क्या निकालोगे, ओम का नियम ही है ये, है ना। ई क्यों लिया, क्योंकि आपको सेल का जो विद्युत वाहक बल दे रखा है, तो ये सेल कितनी धारा प्रवाहित कर सकता है ये आप लिखा लेंगे यहाँ से। तो ये आ जाएगा बेटा कितना, 2/0 पॉइंट कितना है भाई साहब, 1, ठीक है, प्लस 3.9, तो ये हो जाएगा 2/4। बेटा आपकी धारा का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 1/2 बोले तो 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से देखो v इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5, और r कितना है आपके पास में, r की वैल्यू यहाँ पे आपको 3.9 ही रखनी है, ठीक है ना। हाँ भाई सिंपल सी बात है, आपने इसको जो है सर्किट में लगा दिया, अब धारा प्रवाहित होने लग गई इसके अंदर, तो इसकी टर्मिनल वोल्टेज तो कमी होगी ना ईएमएफ से। तो आप बेटा यहाँ r जो है दोनों को जोड़ के मत रख देना, गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो इन दोनों को जोड़ के रखोगे तो आपका आंसर वापस 2 ही आ जाएगा, जो कि इसका विद्युत वाहक बल है, ना कि टर्मिनल वोल्टता है। इससे आपको इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1.95 वोल्ट। कितनी आएगी, 1.95 वोल्ट जो है इसका राइट आंसर होगा मेरे बच्चा पार्टी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलते हैं कंपटीशन एग्जाम में, और ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है। बच्चे देखते हैं यार पॉइंट वगैरह में वैल्यू पता नहीं कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी आंसर पॉइंटों में आ रहे हैं। बहुत आसान चीजें हैं भाई साहब, बहुत आसान सी चीजें हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग बच्चा यहाँ पे, when cell are connected in parallel। तो देखो बेटा जब सेल पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उसका विभव जो है, उसका जो विद्युत वाहक बल है, उसको तो उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, वो तो सेम रहेगा। लेकिन पैरेलल में लगाने पे होता क्या है, उनका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कम हो जाता है, और अगर आंतरिक प्रतिरोध अगर कम हो जाता है तो धारा बढ़ जाती है। प्लीज ध्यान दें इस बात पे, बहुत बड़ा ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, धारा बढ़ जाती है, ठीक है। फिर समझ लो कि आपने सेलों को किस में लगाया है, समांतर क्रम में लगाया है, इस तरह से, है ना, इस तरह से समांतर क्रम में आपने लगाया है ना। इसका विद्युत वाहक बल E1 है, इसका अभी E2 है, जो भी है वोटेवर, ठीक है। तो इनका विद्युत वाहक बल तो आपको बदलना नहीं है, तो बदलेगा क्या, इनका आंतरिक प्रतिरोध बदलेगा, और वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इनकी धारा बढ़ जाएगी बच्चा, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन। जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो किस पे डिपेंड करता है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, द एरिया ऑफ द प्लेट इमर्स्ड, ठीक है, द कनेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ऑल ऑफ अबोव। तो इसमें सारे के सारे आएंगे बेटा, है ना। प्लेटों के बीच की दूरी पे भी करता है, मतलब जो इलेक्ट्रोड है ना उनके बीच की दूरी पे भी निर्भर करता है भाई साहब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। जो डूबी हुई प्लेट है, मतलब जो इलेक्ट्रोड कितना भाग डूबा हुआ है उसके क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करता है, और जो विलियन की सांद्रता है उस पर भी निर्भर करता है। तो सारे के सारे ऑप्शन आते हैं बेटा इसके अंदर, ठीक है ना। आंतरिक प्रतिरोध जो है सेल का वो किस किस पे निर्भर करता है, तीनों पे ही करता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका डी, ठीक है ना। डी जो है इसका राइट ऑप्शन है, जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया है। द करंट इन द आर्म सीडी ऑफ द सर्किट विल बी, सीडी दिख रहा है क्या, ये रहा, इसमें पूछा है। फिर से आपको केसीएल लगाना है इसमें, है ना। तो यहां पे देखो I1 आया, और यहां आ गया I2 और I3, यहां से यहां पे क्या मिलेगा आपको,
I2 और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको I3। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, तो यहाँ पे देखो भाई, है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से आपको जो करंट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए I2 प्लस I3। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल यही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन बी को क्या कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या बेटा, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है मेरे लाडलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन द शॉर्ट सर्किट व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। दिए गए परिपथ में ए और बी के बीच का विभवांतर बताओ। तो देखो यार, बैटरी तो यहाँ पे सेल ही तो लगा हुआ है ना, ये क्या लगा है, सेल लगा हुआ है। तो सेल का ये धनात्मक यहाँ पे लग गया और ये ऋणात्मक इधर लग गया। धनात्मक का मतलब यहाँ 20 वोल्ट है और ऋणात्मक मतलब आप 0 लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे भी विभवांतर कितना रहेगा, 20 वोल्ट रहेगा ना, कुछ और थोड़ी ना लगा है। तो बैटरी का जो सेल का जो विभवांतर है, विभव दे रखा है, यही यहाँ पे विभवांतर के बराबर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है डी आ जाएगा 20 वोल्ट। क्या आ जाएगा बच्चा, 20 वोल्ट जो इसका राइट ऑप्शन होगा मेरे लाडलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट इन द गिवन सर्किट इज व्हाट। बच्चा इसमें करंट कितना होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे लाडलो। देखो यहाँ पे तुल्य जो आपके पास में है ना विभव आएगा दोनों सेल का। देखो ये सेल जो करंट ऐसे फ्लो करना चाहेगा इसमें, ये सेल इसमें ऐसा करना चाहेगा, क्योंकि ये 5 वोल्ट है तो यहाँ करंट का वैल्यू ज्यादा होगा, है ना, यहाँ पे ज्यादा होगा यहाँ पे कम होगा। तो ये विद्युत धारा इसकी धारा को क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी। मेरे कहने का मतलब भाई यहाँ पे जो प्रभावी विभव है, प्रभावी विभव जो रहेगा दोनों सेल का, वो आ जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 3 वोल्ट। कितना आएगा, 3 वोल्ट। और इस परिपथ के अंदर ये दोनों ही किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और प्रभावी प्रतिरोध आ जाएगा 10 प्लस 30 बराबर, सॉरी 20 बराबर 30 ओम। ठीक है, ये आ गया। अब आपको आई निकालना, तो आई बराबर होता है वी अपॉन आर। वी कितना दे रखा है, 3, आर 30 दे रखा है, तो ये 0.1 एम्पियर आ जाएगा बेटा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर आएगा मेरे लाडलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग। ये तो आप बता सकते हो बड़े आसानी से। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि अल्प प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जिसको संट कहा जाता है ना, क्या संट कह सकते हो आप लोग। तो देखो लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, है ना, डायरेक्ट इसका उत्तर क्या लिख सकते हो आप, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इससे क्या बन जाता है, जो गैल्वेनोमीटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमीटर में। पढ़ा तो होगा ना आपने जिंदगी में, ये गैल्वेनोमीटर है मेरे लाडलो। और इसके समांतर क्रम में आप क्या लगा देते हो, एक जो है अल्प प्रतिरोध लगा देते हो, जिसको संट कहा जाता है। तो ये जो आपके पास में पूरा ये जो मैकेनिज्म बन जाता है, ये बन जाता है बेटा एक एमीटर। क्या बन जाता है बेटा, ये आपका एमीटर बन जाता है। ठीक है ना, याद रख लेना, ये आपका क्या बन गया, एमीटर बन गया है। ओके लाडलो, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चा। ए गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड एज ए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के लिए हाई रेजिस्टेंस लगाते हो सीरीज में, जस्ट उसका उल्टा कर दोगे बेटा। ठीक है, देखो गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो पैरेलल की जगह सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना है, लो की जगह हाई रेजिस्टेंस लगाना है। ठीक है, याद रखो इस केस में हमने क्या किया था, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया था और लो रेजिस्टेंस काम में लिया था, जिसको संट बोला गया था। यहां जस्ट इसका उल्टा है बच्चा, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज आ जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना। बहुत बार ये दोनों क्वेश्चन जो है इंटरचेंज होकर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, कभी वो वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है मेरे लाडलो। ओके जी, थैंक यू। आ गया है तो अब तो अपनी गाड़ी को रोकना पड़ेगा मेरे लाडलो। आपको क्लास कैसी लगी, इस क्लास से रिलेटेड जो है बच्चा आप अच्छे अच्छे कमेंट्स जरूर देना, ताकि हम लोग अच्छे से मोटिवेट हो जाए और बढ़िया बढ़िया आपके लिए क्वेश्चन लेके आए। हम आपको मोटिवेट करते हैं, आप हमें मोटिवेट कीजिएगा। ठीक है ना, वो कहते हैं ना, थे माँ का मैं था का। ठीक है बच्चा, सो आज के लिए इतना ही। डू वॉट एवर यू वांट टू डू बट नेवर ट्रबल योर पेरेंट्स। जय हिंद।